हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो हम लोग जी10 क्लासेस के अंडर जो क्लास 11 की फिजिक्स एग्जाम्स जो कि आपके स्कूल में होने वाले हैं, ऑफलाइन मोड पे होने वाले हैं, उस एग्जाम्स में जो उन एग्जाम्स में जो बच्चों को प्रॉब्लम्स आने वाली थी, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था। काफी लोगों को पसंद आई वो वीडियो, अच्छे फीडबैक्स भी मिले। तो उस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस क्या किया था कि 11th के एग्जाम्स में क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं। तो उसकी पार्ट 1 वीडियो काफी पसंद की गई, तो हमने सोचा कि क्यों ना पार्ट 2 भी अपलोड की जाए। तो हाफ ऑफ द फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो उस पर्टिकुलर वीडियो में अपलोड किया जा चुका है। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने फर्स्ट पार्ट भी देखी होगी। अब पार्ट 1 को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग पार्ट 2 में आगे के चैप्टर्स का देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके स्कूल के एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो द नेक्स्ट चैप्टर इज रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स इज नथिंग, मतलब नथिंग तो नहीं बोलेंगे, काफी कुछ है उसमें, बट अगर आपको मैकेनिक्स की नॉलेज है तो ऑल यू हैव टू डू इज कि रोटेशनल डायनामिक्स में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन, जो कि आ सकती है क्वेश्चन में। रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन ओमेगा, अल्फा, टाउ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये सारे रिलेशन सेम उसी तरह से चलते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें मैकेनिक्स से, तो जो वेलोसिटी थी वो यहाँ पे ओमेगा हो गई, जो वहाँ एक्सेलरेशन था वो अल्फा हो जाता है। वहां पे फोर्स रहता है, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि रोटेशनल है तो रोटेट कर रहा है तो टॉर्क लग रहा होगा। वहां पे मास रहता है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी सेम। और वहां पे क्या रहता है, डिस्टेंस रहता है, यहाँ पे एंगल रहता है। तो दूसरी चीज आपको ये पढ़नी है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थी, इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगी ना, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन था। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। उन सबके बीच में रिलेशन पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ दीज वेरिएबल्स, मतलब ओमेगा, अल्फा, टाउ, ये सारी चीजें पढ़नी है। अलॉन्ग विद दैट आपको फिर उसके बाद क्या पढ़नी है, देर आर दो थ्योरम्स है उसके अंदर, दो थ्योरम से उसका प्रॉपर एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। क्योंकि हमेशा अगर आप रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करके जा रहे हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि रॉड को हमेशा उसके बीच से ही रोटेट किया जाएगा। माइट बी पॉसिबल कि आप उसको कोने से रोटेट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको दोनों थ्योरम्स, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, along with that theorem of पैरेलल एक्सिस, ये दोनों थ्योरम्स आपको आनी चाहिए इसके एप्लीकेशन के साथ। दैट मीन्स कि आप कैसे उसको अप्लाई करेंगे, वो चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, अच्छा रिलेशन बिटवीन में ही लिख देती हूँ कि यहाँ पे आपको एंगुलर मोमेंटम का भी रिलेशन पता होना चाहिए। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको किसका याद होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका याद होना चाहिए, रॉड, डिस्क एंड रिंग। एटलीस्ट इन तीनों का किसी एक एक्सिस के अबाउट याद कर लीजिए। बाकी अगर आपको थ्योरम्स का एप्लीकेशन आता है तो सिंपली आप इसको कर सकते हैं। तो ये था आपका रोटेशनल डायनामिक्स में। रोटेशनल डायनामिक्स के बाद जो अगला चैप्टर है आपका वो है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहला, जैसे ही अगर ग्रेविटेशन आता होगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता होगा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता होगा केपलर्स लॉ। तो हाँ, केपलर्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि अगर वो थ्योरेटिकल पेपर पे ज्यादा वेटेज देते हैं तो केपलर्स लॉ पूछे जाने के चांस ज्यादा है। उसके बाद वेरिएशन ऑफ सेकेंड वन इज वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विथ हाइट एंड डेप्थ। देखिए हाइट एंड डेप्थ पे तो मतलब न्यूमेरिकल भी आते हैं और उसका फॉर्मूला भी डिराइव करने को आता है। अलॉन्ग विद दैट एक छोटा सा टॉपिक और है, वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू शेप ऑफ द अर्थ। वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज।
तो ये दो चीज हो गई आपके ग्रेविटेशन में। उसके बाद थर्ड चीज है आपकी कि आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहा है या अर्थ के सरफेस के अंदर जा रहा है, टुवर्ड्स द कोर वो मूव कर रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। ये तो बेसिकली हो गया अर्थ वाली चीजें। उसके बाद आपको सैटेलाइट्स की नॉलेज होनी चाहिए। सैटेलाइट्स में आपको क्या पता होना चाहिए, एक स्केप वेलोसिटी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड रेडियस, जिस भी ऑर्बिट में आपकी सैटेलाइट मूव कर रही है, ये पता होना चाहिए। दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं यहाँ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी एंड पोलर। ये दोनों के बीच में डिफरेंस पूछे जाने की चांसेस रहती हैं। तो सैटेलाइट्स के लिए बेसिकली आपको ये तीन चीज तो मिनिमम आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये था, दिस वाज अबाउट 2 चैप्टर्स, रोटेशनल डायनामिक्स और ग्रेविटेशन, और इसके पहले का हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो जस्ट प्लीज गो थ्रू इट। इसके बाद अगला चैप्टर है आपका, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, इसके बाद अगला चैप्टर है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। आई थिंक प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर काफी अच्छा चैप्टर है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल होते हैं। अगर इसका न्यूमेरिकल आ गया आपके एग्जाम में तो लॉटरी ही मान के चलिएगा। वाई? बिकॉज सिंपल सा चैप्टर है, सिंपल से कुछ फॉर्मूलाज हैं और उसके ही ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब घुमा फिरा के नहीं आता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के बाद आपको पढ़ना है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ, आपने देखा होगा बुक में, काफी इंपॉर्टेंट है। वो ग्राफ बनाने को आ सकता है, वो ग्राफ एक्सप्लेन करने को आ सकता है। ये है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस, क्या क्या होता है, क्या होता है इन तीनों में रिलेशन, ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में जाहिर सी बात है डिफरेंस तो बिल्कुल आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद पॉइजन्स रेशियो जरूर पता होना चाहिए। पॉइजन्स रेशियो का आई थिंक डायमेंशन भी पूछा जा सकता है, वैल्यू भी पूछी जा सकती है, और एक मार्क्स में डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब चांसेस जो है एग्जाम में आने के, इट इज ग्रेटर देन 90%। क्या? वाई? स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ये बहुत ज्यादा, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी होता है ना, वही चीज है ये। वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, इसको आप लोग जरूर देखिएगा ध्यान से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में तो उम्मीद करते, मतलब आई थिंक सो कि इतना ही है। उसके बाद आपका अगला चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें न्यूमेरिकल्स भी इन्हीं सब चीजों पे आते हैं, ये तीन चीज निकालने पे। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में जैसे ही आप आते हैं सबसे पहले आपको P इज इक्वल टू रो जी एच डिराइव करना आना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट इसका एप्लीकेशन, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप इंक्लूड करेंगे तब क्या होगा, जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्लूड नहीं करेंगे तब क्या होगा। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिक चीज, सबसे बेसिक है। उसके बाद आपको क्या आना चाहिए, बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल। अच्छा, बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं तीन चीजों पर डिपेंड करते हैं, बर्नौलीज थ्योरम, रो जी एच, और अलॉन्ग विद दैट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इन तीन चीज पे आपका मतलब पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब मेजर पोर्शन ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स कवर हो जाता है। तो ये तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कैपिलैरिटी वगैरह पढ़ते हैं तो आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट पता होना चाहिए, क्या होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट के बाद आपको रेनॉल्ड्स नंबर पता होना चाहिए। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला, डेफिनेशन, अलॉन्ग विद दैट डायमेंशन, रेनॉल्ड्स नंबर, और आई थिंक कि स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट है, लिखने के लिए भी आता है एक मार्क्स में भी, और फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए, स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इट वाज अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद आपका अगला चैप्टर जो आता है वो आता है थर्मोडायनेमिक्स।
थर्मोडायनेमिक्स में आपने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए होंगे, सॉरी न्यूमेरिकल्स नहीं, प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल किया होगा आपका आपने थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा विद अ न्यूमेरिकल। थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल प्रॉपर्टीज में कंबाइन करके बता रही हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे पहला है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इन तीन के बीच में डिफरेंस जरूर, मतलब जरूर नहीं कहूंगी, अपने अपने स्कूल का होता है, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फिर एक आता है आपका एमिटेंस, एब्जॉर्प्टेंस, फिर इसमें ही मैंने बोला कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ये पूरा का पूरा लॉ भी लिखने को आ सकता है और दोनों कंबाइन करके भी आ सकता है। और किरचॉफ्स लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, जब आप लोग 12th में जाएंगे तो आप एक और किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब करंट का किरचॉफ लॉ, बट यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का किरचॉफ लॉ। और शायद एक और लॉ है इसमें, क्या है वो, स्टीफेंस लॉ। तो ये स्टीफेंस लॉ भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मतलब एक ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट्स के लिए ये, और इन सब की डेफिनेशन आ सकती है थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, इसके बाद इन सबको करने के बाद थर्मोडायनेमिक्स में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं कि आपने लॉज देखे होंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो सारे लॉज आपको पढ़ने हैं। कितने लॉज? सारे लॉज आपको पढ़ने हैं थर्मोडायनेमिक्स में। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल, रेफ्रिजरेटर, इन सब का क्या आता है, कार्नोट साइकिल तो खैर एक्सप्लेन करने को भी आता है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इन सब के बेसिस पे। और एफिशिएंसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कार्नोट साइकिल के, इसमें जो भी वर्ड्स यूज होते हैं, सिंक होता है, सोर्स होता है, इंजन होता है, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं कार्नोट साइकिल और रेफ्रिजरेटर के लिए, कि जो हीट का फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो इतना आपका इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स के लिए, लिखते जाइएगा। इसके बाद अगला जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स के बाद, उस पर हम लोग मूव करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के बाद अगला है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा थर्मोडायनेमिक्स में एक ये भी इंपॉर्टेंट है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अगला है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक आपका आ सकता है एवरेज एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये दो चीज तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एवरेज एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और सारे गैस लॉस का डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉस फ्रॉम दीज काइनेटिक थ्योरी, जो भी मतलब काइनेटिक थ्योरी में जो भी आप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे उनके बेसिस पे सारे गैस लॉस का डेरिवेशन। उसके बाद अगला चैप्टर है आपका ऑसिलेशन, ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स में आपको सबसे पहले एसएचएम पता होना चाहिए, उसके बाद डैम्ड ऑसिलेशंस पता होना चाहिए डेफिनेशन के लिए, डैम्ड ऑसिलेशन, इतना ये दोनों चीज एसएचएम, डैम्ड ऑसिलेशन पता होने के बाद आपके पास एक ग्राफ आता है, ग्राफ फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये आता है। न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोगों को पेंडुलम पता होना चाहिए, पेंडुलम के लिए, और स्प्रिंग का।
मतलब पेंडुलम और स्प्रिंग के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा आने की चांसेस रहती हैं। और वेव्स के लिए ये तो ऑसिलेशन आपका हो गया। वेव्स के लिए आपको ट्रांसलेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशनल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इतना आपको पता होना चाहिए। और अलॉन्ग विद दैट आपको क्या पता होना चाहिए, डॉपलर्स इफेक्ट साउंड के लिए। डॉपलर्स इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा कि सोर्स मूव कर रहा है क्या या रिसीवर मूव कर रहा है, जो भी, मतलब डॉपलर्स इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट कि 11th क्लास में जब आप फिजिक्स का एग्जामिनेशन स्कूल जाके देंगे, दैट टू ऑफलाइन मोड में देंगे, तो आपको क्या क्या चीजें कवर करके जानी है सो दैट आपके अच्छे मार्क्स आ सके एग्जाम में। उम्मीद करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, एक सीपी इज टू सीवी का रेशियो भी शायद गामा से डिनोट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोनोटॉमिक के लिए अलग, डायटोमिक के लिए अलग, ट्रायटोमिक के लिए अलग। तो कुल मिला के इतनी चीजें अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको अच्छे, मतलब एक 70 में से अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। बाकी बचा कुछ आप प्रैक्टिकल में बैलेंस कर लीजिएगा। और बाकी ये तो इम्पोर्टेंट चीजें हो गई। कंप्लीट नॉलेज के लिए हमारे चैनल पे सारी वीडियोस आप देख ही सकते हैं, टाइम टू टाइम अपलोड की जा रही हैं। अगर पसंद आई है ये वीडियो, लगा है कि हाँ प्रोडक्टिव है, तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंजॉय योर डे।